मैं बोलूंगी, ठीक है, लिखूंगी नहीं। लिखना फर्स्ट पॉइंट, फिजिकल मेंटल सोशल इमोशनल बिहेवियरल या बिहेवियरल जो भी, हेल्थ। अब सुनो इस चैप्टर का अच्छे से। 3 से 4 क्वेश्चन आराम से बनते हैं इस चैप्टर में नेट से, ठीक है। देखना ये है कि अगर मैं बात करूं बेसिकली सेक्स एजुकेशन की, ठीक है, तो हमारे अब अपने टाइम में क्या होता, जब मैं स्कूलिंग करती थी, ठीक है, अभी तो फिर भी क्या है, जो सोसाइटी है या जो टीचर्स हैं, ठीक, वो बहुत ही ज्यादा मतलब ओपन है, बात कर सकते हैं इस चीज पे। लेकिन अपने टाइम में क्या होता, जब हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ते थे, तो ये चैप्टर कब आता था और कब चला जाता था बिल्कुल पता नहीं लगता था, ठीक है। इवन टीचर्स भी क्या ऑकवर्ड फील करते थे। लाइक अगर मैं बात करूं कि प्यूबिक रीजन है, दुनिया भर की चीजें, मतलब इस तरीके से कोई था ही नहीं। अब उसके बाद इस चैप्टर में, और इस चैप्टर का एनसीईआरटी का जो पहला पेज है उसमें बेसिकली यही बताया गया है क्या कि व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, कौन कौन सा एस्पेक्ट हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर रख रहे हैं, ठीक है, जानकारी या अवेयरनेस कैसे फैला सकते हैं। तो जो बेटा WHO है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने क्या करा, एक डेफिनेशन निकाली जिसमें उसने मेनली 4 पॉइंट्स को ऐड करा ना, कि उसमें बताता आपके एनसीईआरटी में क्या है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज टोटल वेल बीइंग ऑफ इमोशनल एस्पेक्ट, ठीक है, सोशल एस्पेक्ट और मेंटल और बिहेवियरल या फिजिकल। अब इसमें देखो, इसमें बेसिकली जानना क्या हमें, क्योंकि लिखना कुछ नहीं है और इस पॉइंट से क्वेश्चन भी नहीं आते, ठीक है। क्वेश्चन आता क्या है इसके बाद वाले से, सीधा सीधा पॉपुलेशन मतलब फैमिली प्लानिंग, ठीक है, वहां से क्वेश्चन बनता है नीट में। तो इसमें यही है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हम कैसे जानेंगे, जैसे कि फिजिकल की अगर इस एक एस्पेक्ट की बात करें। अब देखो, अगर हम बात करते हैं फिजिकल एस्पेक्ट की, तो इसमें क्या है बेटा, अपने जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो हेल्दी हो और हमें क्या बेसिकली इसके बारे में पूरी नॉलेज हो। हम लोग तो फिर भी काफी कुछ जानते हैं बच्चा, अभी भी ऐसे रूरल एरिया हैं, ठीक है, ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है, लोग पीरियड्स पे ओपनली बात नहीं करते, ठीक है। और हम लोग के लिए तो फिर भी क्या है, सैनिटरी पैड्स वगैरह अवेलेबल है, लेकिन बाकी लोग के लिए अभी भी अवेलेबल नहीं है। कितना सारा अभियान और क्या क्या हमेशा लोगों को अवेयर करने के लिए चलाया जाता है ना। लोग पहले क्या सोचते थे, पहले के टाइम में क्या रे, मतलब लड़कियों को क्या पीरियड्स आना शुरू हुए, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ, चलो लड़की की क्या कर देते हैं, शादी कर देती है, ठीक है। तो क्या थे, पेरेंट्स भी अवेयर नहीं थे और अपना जो एजुकेशन था वो भी इस तरीके से बिल्कुल नहीं था, है ना। लेकिन अब तो ठीक है, अब टीचर भी क्या कर सकता है, इस बारे में आपसे ओपनली बात कर सकता है, आप टीचर से बात कर सकते हो। पेरेंट्स भी क्या है, इतने एजुकेटेड हैं, ठीक है, कि वो अपने बच्चों को सारी चीजें बताएं। यहाँ पे ये देखना है कि अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है, मतलब अगर मेल है तो ठीक है, उस वो अवेयर होना चाहिए कि हाँ ठीक है, दिस इज अवर जेनाइटल पार्ट, ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें, अगर कोई चेंजेज आ रहा है एट प्यूबर्टी तो इट्स नेचुरल, ठीक। दूसरा क्या है, 4 लाइन एनसीईआरटी में क्या क्या है, 4 पॉइंट वही लेकर के चलेंगे। यही है चारों।
अगर अब मेंटल एस्पेक्ट की बात करें तो हमारा माइंड स्टेट क्या है चीजों को लेकर के, है ना, कि हम बड़े हो गए और गर्ल्स में कुछ चेंजेज आई, या और अगर बात करें जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, ठीक है, कौन कौन से बच्चे मेनली इसको ट्रिपल एस से डिनोट करते हैं? HIV हो गया, सुनो ध्यान से, आई थिंक नेक्स्ट वन इज हर्पिस एंड हेपेटाइटिस B, है ना। दिस थ्री आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। HIV बच्चा, अरे ट्रिपल S से इसको डिनोट करते हैं, मैंने ये बताया। अब मेंटल एस्पेक्ट की अगर बात करूं मैं, तो इसमें क्या कि अपने आप में कोई भ्रम तो नहीं पाल रखा कि अरे भाई किसी को अगर HIV हुआ या किसी को एड्स हुआ है तो मैं उसके बगल में बैठूंगी या बैठूंगा तो मुझे भी एड्स हो जाएगा, या साथ में खाने से एड्स हो जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? सोशल एस्पेक्ट में बेसिकली ये कि जिन्हें भी कोई दिक्कत है, ठीक है, किसी भी तरीके की, स्पेशली रिलेट करेंगे इससे ही, तो उनके साथ हमें कैसे रहना है, नहीं रहना है, और चीजों में लाइक अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो प्रीनेटल मतलब प्रेगनेंसी के पहले उसकी केयर कैसे करनी है, नहीं करनी है, ठीक है, प्रेगनेंसी के बाद कैसे करनी नहीं करनी है, उस टाइम किसी को भी कोई डिजीज हो रही है, ठीक है, या बच्चे को या मदर को, तब हमें क्या करना है, नहीं करना है, इन सभी चीजों के बारे में नॉलेज। और इसमें बिहेवियर में मेनली ये कि हम ऑल ओवर अपना बिहेव कैसा कर रहे हैं, ठीक है, हमारा माइंडसेट कैसा है। अगर मैं बात करूं तो सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारा हेल्दी है कि नहीं है, सिर्फ इसी एस्पेक्ट को लेकर के नहीं चलेंगे। WHO ने चारों एस्पेक्ट इंक्लूड किए हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो हेल्दी की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसा थोड़ी कि हम फिजिकली फिट हैं तो हम हेल्दी हैं, बिल्कुल नहीं ना। पता चला हम फिजिकली फिट हैं लेकिन हम 4 दिन से रोज रो रहे हैं, बहुत डिप्रेशन है, बहुत एंजाइटी है ना, तो ऐसा कुछ नहीं। और वैसे ही क्या है बच्चे, एग्जैक्ट हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, ठीक है, जिसमें सिर्फ हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात नहीं करते हैं, उसके साथ ही साथ हम क्या अपने मेंटल एस्पेक्ट, हमारा बिहेवियर सभी चीजों के लिए कैसा है, सोशली हम कैसे हैं, सभी चीजों को लेकर के अवेयर है या नहीं है, ये सारे एस्पेक्ट उसमें आते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? उसके बाद वाली पॉइंट कुछ नहीं है। अब देखो, अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो इसमें है कि आप लोग ये अवेयरनेस कैसे फैला सकते हो, तो है ना, वो प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया, फैमिली, टीचर और फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स तो सबसे अच्छे भाई, अगर कोई, अब सुनो, अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ या आई थिंक कोई भी नॉलेज लेनी है स्पेशली मेडिकल से रिलेटेड और अपना कोई फ्रेंड है ना, तो तुमको लगता है कि उससे ज्यादा सही और सटीक जानकारी कोई दे सकता है? बहुत हेल्पफुल है, ठीक, इस तरीके से संपर्क करें आप आशुतोष भैया जी से। सुनो, ध्यान सुनो, अपने जो अपना पहला वाला है उसके एनसीईआरटी में यही है, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है, सीरियसली नीट के पर्पस से तो बिल्कुल लेना देना नहीं है। अब कहानी स्टार्ट होती है अपनी फैमिली प्लानिंग से, कि इंडिया वाज फर्स्ट कंट्री, ठीक है, जिसने क्या, जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तभी उसने सोच लिया था कि भाई पॉपुलेशन अभी से ज्यादा हो रही है, हमें कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडिया वाज फर्स्ट कंट्री जिसने क्या करा, फैमिली प्लानिंग, ठीक है। उसने कौन सा अभियान की इंग्लिश क्या होती है ये बताओ पहले, क्या बेटा? मैंने पूछा अभियान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये तो बता। हाँ। अरे नहीं बेटा,
इंग्लिश में क्या टर्म है अभियान को? स्कीम। ओके फाइन। कभी कभी क्या होता है किसी चीज की हिंदी याद रहती है, कभी कभी किसी चीज की इंग्लिश याद रहती है, मिस हो जाता है। चलो नेक्स्ट लिखो कुछ इम्पोर्टेंट। यहां तक का कोई मतलब नहीं था, लेकिन ये पॉइंट जरूरी थे, क्योंकि पता चला कि हालांकि आज तक पूछा नहीं है वैसे, लेकिन मूड का कुछ पता नहीं है ना। एनटीए का इजी क्वेश्चन देने का मन किया तुम लोग का भला करने का, तो पूछ लिया भाई 4 एस्पेक्ट कौन कौन से हैं बता दो, तो याद रखना 4 एस्पेक्ट कौन कौन से हैं। पॉइंट वाइज ही लिखेंगे, पोथी पत्र नहीं लिखना है, ठीक है। लिखो इंडिया वाज फर्स्ट कंट्री India was first country who started family planning. India was first country who started family planning. कौन से ईयर में बेटा? 1951। पहले इसका नाम क्या था? मतलब फैमिली प्लानिंग के ही नाम से स्पेशली ये स्कीम जो है स्टार्ट हुआ था कब? 1951 में। बाद में ही इसी फैमिली प्लानिंग का नाम चेंज हो गया, किस में आ गया बेटा? आरसीएच, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो ये यहां से बनता है पीवाईक्यू, ठीक है, कि फैमिली प्लानिंग का नाम बदल करके फिर क्या रख दिया गया, या आरसीएच का पुराना नाम क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन या पीवाईक्यू यहां से बनते हैं। शायद स्पेलिंग ठीक है प्रोग्राम की। और स्पेलिंग वगैरह थोड़ा देख लिया करो, क्योंकि पीजी के बाद स्पेलिंग का तो कुछ होश नहीं रहा था, कहीं कहीं मिस्टेक हो जाती है मुझसे। यहाँ से पीवाईक्यू बनते हैं, स्टार लगा लेना उसमें, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स लिखो, सिर्फ स्टार मतलब ऐसे नॉर्मली मेंशन करके कुछ पॉइंट्स लिखना, ठीक है बच्चे। कुछ पॉइंट्स लिखो। फर्स्ट लिखो नॉलेज अबाउट सेक्स ऑर्गन। नॉलेज अबाउट सेक्स ऑर्गन। अब पता चला कि ऐसा है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे सेक्स ऑर्गन कौन से हैं। नॉलेज अबाउट सेक्स ऑर्गन। हो गया। नेक्स्ट लिखना नॉलेज ऑफ एडोलसेंस। एडोलसेंस knowledge of adolescence and changes related to it. And changes beta, yes changes. Knowledge of adolescence and changes related to it. Adolescence सब जानते हैं ना, puberty वाला टाइम। changes related to it, related to it, related to it. अब इसका मतलब क्या है कि हम सभी जानते हैं, पढ़ भी चुके पहले क्या, कि स्पेशली बॉयज में और गर्ल्स में एट प्यूबर्टी क्या क्या चेंजेस होते हैं ना। मसल्स ग्रोथ करती है, फिर और आवाज में भारीपन आता है ना। और गर्ल्स में भी क्या, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, और स्पेशली जेनाइटल पार्ट पे एंड और भी प्राइवेट पार्ट पे क्या हेयर्स का आना है ना। ये सारे क्या चेंजेस है। अब
हम लोग तो जानते हैं या हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें पता है। मैं तो भी ऑनेस्ट मैं अभी बता रही हूँ, आज से 10 साल पहले की भी कहानी अगर ले लो तो जब गर्ल्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रहा, ठीक है, तब वो सोचती थी कि अरे हमारे साथ हो क्या रहा है, ये मतलब मेरा सब देखा हुआ है, ठीक है, मेरे आसपास या कुछ लोग थे ऐसे, बिल्कुल अवेयर नहीं है कि ये क्या है, मतलब सब टेंशन में कि अरे ये हो क्या गया, और क्या इतना ज्यादा हेजिटेशन कि वो इस बारे में ना अपने फैमिली से बात कर सकती हैं, स्पेशली अपनी मदर से भी नहीं। सारे बच्चे नहीं होते मदर से फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि सब जानते हैं अगर एक बात बोलेंगे 4 बात मुझे सब, मतलब हालांकि ठीक है पेरेंट्स भी उस तरीके से नहीं है, इसलिए क्या कोऑर्डिनेशन उस तरीके का नहीं बन पाता, तो मैं ब्लेम नहीं करूंगी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा टाइम पीछे न जाकर के सिर्फ 10 साल में पीछे जाऊं तो ये सीन था। अभी अब देखो, अभी जो बच्चा 7th स्टैंडर्ड में भी है वो सब कुछ जानता है, तो मुझसे कुछ भी पूछ लो। अगर मैं सेक्स एजुकेशन की भी बात करूं, वो अच्छे से अवेयर है सारी चीजों के बारे में, लेकिन हम लोग के टाइम नहीं जानते, इवन बॉयज को नहीं पता था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है नहीं होता है, या सारे गर्ल्स में होता है, या हमारे यहाँ हमारी मदर को हो रहा, हमारे सिस्टर को हो रहा, तो ये है क्या, सब ऑकवर्ड फील करते थे, है ना। ये सच है बेटा, ऐसा कुछ इसमें नहीं, लेकिन बी बोल्ड ऑन बोल्ड टॉपिक्स, हमेशा याद रखना, जहां पे कोई आवाज नहीं उठा रहा ना, तुम अगर से तुम वहां पे आवाज उठाओ और तुम बोलो, कभी भी पीछे नहीं हटना, कभी भी हेजिटेट नहीं होना किसी भी चीज को लेकर के, बी ब्रेव, बी बोल्ड, और हमेशा। अब देखो अगर मैं यूट्यूब की बात करूं, सब है आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो कोई भी बोल्ड टॉपिक होता है, ठीक है, जिसपे किसी ने बहुत बोल्डली बोला है, तो कोई भी इसको डिमोरलाइज नहीं कर रहा होता कि अरे आपने कैसे बोला, इवन सब उसको क्या कर रहे होते हैं, अप्रिसिएट ही कर रहे होते हैं, क्योंकि हाँ कि हम आपके साथ हैं, या हाँ तुमने या आपने अच्छा करा कि आपने इस टॉपिक पे आवाज उठाई, ठीक है। इसीलिए बिल्कुल कभी भी हेजिटेट नहीं। अब जिसकी मदर उस तरीके से होंगी बच्चा, तो बिल्कुल आपको कोई भी बात करनी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप बिल्कुल अपने फ्रेंड से, अपने मदर से कोऑर्डिनेट करके रहो। हालांकि दोस्त जुगाड़ू होते हैं हर हाल में, लेकिन पता चला कि ऐसे दोस्त बना रखे जिनको खुद ही कुछ नहीं पता, या जो खुद गलत गलत जानते हो, तो ये भी चीज का ध्यान रखना भाई कि गलत गलत खुद जानते हो, गलत गलत तुम्हें बता रहे हैं, फिर उसके बाद क्या हो गया, जो मेंटल एबिलिटी है सबकी सब उल्टी पुल्टी हो पड़ी है। अब ये पता चला, कभी कभी ऐसा होता है ना, सुनो तो ध्यान से, कभी कभी कोई चीज होती है कि जैसे ठीक है मुझे नहीं पता, अपने को लगता है कि ये जो मेरा बगल वाला है, जो मेरा दोस्त है, मुझसे थोड़ा सा तो अच्छा है पढ़ने में ना, वो ज्यादा बता देता है या बता देती है, तो कोई चीज नहीं आ रहा तो हम लोगों ने क्या करा, उससे पूछ लिया, ठीक है, अब पता चला उसको भी नहीं आ रहा और उसने बता दिया गलत। लाइक अगर सपोज करो किसी ने बोल दिया तुम लोगों से कि बच्चा जो HIV होता है, तुम्हारे किसी बहुत अच्छे दोस्त ने बता दिया कि किसी के पास बैठने से हो जाता है, अब तो तुम लोग यही सोचोगे कि HIV किसी के तो बगल में बैठने से हो जाता है। और अगर कोई मिल गया तुम्हें कभी HIV पॉजिटिव जिंदगी में, फिर तुम लोग का बिहेव उसके लिए क्या होगा, देखते ही दूर भागोगे, लाइक कोरोना पॉजिटिव पर्सन है ना, इसीलिए दोस्त भी अच्छे बनाना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट, प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। हाँ बेटा, थर्ड पॉइंट, प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। मैं यही सब बता रही कि हमें क्या, ब्रेस्ट फीडिंग हमें पता होना चाहिए, है ना, फीडिंग बेटा, फीडिंग, फीड दूध पिलाना, यस, कि हमें क्या होनी चाहिए, क्योंकि जो स्टार्टिंग के 3 मंथ होते हैं प्रेगनेंसी के, वो बहुत ही क्रूशियल होते हैं, है ना। उसी टाइम पता चला कि कोई भी विमेन है जो प्रेग्नेंट है, उसको पता ही नहीं है कि इस टाइम में अपनी देखभाल कैसे करनी है, या उसकी ऐसी फैमिली है जो कुछ भी नहीं जानती, बस इतना पता है कि हाँ मतलब हमारी जो लेडी है, हमारी जो वुमन है वो प्रेग्नेंट है, फिर 9 मंथ या 8 मंथ कंप्लीट हो रहे हैं, कोई दवाई नहीं दी, कोई भी ध्यान नहीं रखा, उसका कुछ खिलाया नहीं अच्छे से, सपोज उसको मॉर्निंग सिकनेस भी हो रही है तब पर भी नहीं। प्रेगनेंसी में कितना ध्यान देना पड़ता है, जिसको सबसे पहले ब्लड चेक ही होता है, ठीक है, कि जो हमारा हीमोग्लोबिन लेवल है वो ठीक है कि नहीं है,
कम से कम वो मेंटेन रहना चाहिए ताकि बच्चे के लिए सही रहे। उसके बाद क्या है कि कुछ मदर्स को असल यही नहीं पता है कि जो पार्चुरेशन के बाद पहला मिल्क निकलता है ब्रेस्ट से, ठीक है, तो वो जरूरी है या कंपलसरी है बेबी को फीड कराना। और अगर मैं ऐसे बात करूं तो अब जो एबॉर्शन होता है, ठीक है, तो एबॉर्शन में मतलब हाँ जाहिर सी बात है विमेन को प्रॉब्लम तो रहती ही है। अगर पार्चुरेशन थ्रू एबॉर्शन हुआ है तो नॉर्मल डिलीवरी तो ठीक है, ओके ठीक है, आप ब्रेस्ट फीडिंग भी इजीली करा सकते हैं ना। लेकिन एबॉर्शन में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उसमें भी क्या होता है बच्चे का थोड़ा सा तो मिस हो ही जाता है क्योंकि मदर मूव नहीं कर पा रही है ना, तो ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराएंगे। अब कुछ लोग इतने स्पेशल हैं या इतने मॉडर्न हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग को समझते हैं क्या कि फिगर खराब हो रहा, ये फैक्ट है। अब का ब्रेस्ट फीडिंग को समझते हैं कि फिगर खराब हो जाएगा। अब सोचो कोई मदर इतनी एडवांस है और उसने अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराई आफ्टर पार्चुरेशन, तो बच्चे में पैसिव इम्यूनिटी कहां से आ गई, बच्चे आईजीए तो उसका सबसे पहले लॉस हो गया है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट, पोस्ट नेटल केयर। पोस्ट नेटल केयर, नेक्स्ट लिखना है ऐसे पॉइंट में STIs मतलब सेक्सुअली STIs सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या इन्फेक्शन, एक्चुअली यस इन्फेक्शन, लेकिन STIs यहाँ पे लिख लो, वो बात करेंगे बाद में, वो होता वही है इन्फेक्शन या डिजीज। नेक्स्ट लिखना मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट लिखना बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स बस ये पॉइंट बस। अब सुनो एनसीईआरटी पे जाओ, मैं बता रही हूँ। पहले हम लोगों ने जान लिया क्या, थोड़ा सा डिफिनेशन, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, ये भी जान लिया कि वो डिफिनेशन दिया किसने था, WHO ने, ठीक है। उसने चारों के चारों एस्पेक्ट को इन्वॉल्व रखा था, फिजिकल, मेंटल, सोशल, बिहेवियरल, ठीक है ये। उसके बाद क्या थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कहाँ पे आया कि इंडिया वाज फर्स्ट कंट्री, ये याद रहे, पीवाईक्यूज बनते हैं यहाँ से, ठीक है। इंडिया वाज फर्स्ट कंट्री हु स्टार्टेड फैमिली प्लानिंग इन विच ईयर, तो बेटा 1951, ठीक। उसके बाद क्या, बाद में फैमिली प्लानिंग का ही नाम बदलकर क्या हो गया, RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है ये। उसके बाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अब आएगा जहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं, बेसिकली एमनियोसिंथेसिस, ठीक है। इसमें मैंने पिछले क्लास में कहा था क्या कि जो एमनियन है, ठीक है, उसके बारे में जान लेंगे। अब देखो एमनियोसिंथेसिस से मेनली होता क्या है, सुनो अभी तो पहले यही जानेंगे इम्नियन। जो एम्ब्रायो बन रहा था, ध्यान सुनो, जो एम्ब्रायो बन रहा था, ठीक है, जब मैं पढ़ा रही थी तो बेटा ये जो आपका फिगर कैसे है, एनसीईआरटी में बेबी को कुछ ऐसे बनाया हुआ है, देखना, फिर ऐसे है, और इसको उसने लिखा है, पता नहीं लिखा है कि नहीं मुझे नहीं याद है, ये देखो एम्नियन होता क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर, ठीक है। व्हाट इज एम्नियन, एम्नियन इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर। इसका फंक्शन क्या है, क्यों ये होता है,
जो भी शॉक्स लगते हैं ना मदर को, लाइक मदर कभी गिर गया, चोट लगा, तो बेसिकली वो इन सभी शॉक्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और क्या होता है, यहाँ जो बेबी होता है बच्चा, वहां कुछ फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। बेसिकली इसी फ्लूइड से सारी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता, अरे क्या बोलता रहता है, ये समझो कि मदर एंड फीटस के बीच में, ठीक है, जितनी भी चीजें आ रही हैं जा रही हैं, क्या क्या आता है बेसिकली, ठीक। तो एक तरह से ये सोच लो या मतलब जान लो, होता ही यही है कि जो इम्यूनिटिक फ्लूइड होता है वो एक मीडियम में काम करता है, ठीक है। अब देखो इम्यूनोसिंथेसिस में होता क्या है कि ये जो इम्यूनिटिक फ्लूइड है आफ्टर प्रेगनेंसी के 16 से 22 वीक के बाद, प्रेगनेंसी कंसीव होने के 16 से 22 वीक के बाद होता क्या था, बेसिकली इसका यूज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करते थे, सिरिंज से इसी एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाल लेते थे, ठीक है। फिर उसी एमनियोटिक फ्लूइड से बेसिकली क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का पता करते थे। लेकिन फिर इंडिया में क्या होने लगा, इंडिया में होने लगा इसका दुरुपयोग, है ना, कि पहले के लोग इतने रूढ़िवादी थे कि क्या करने लगे, बच्चे का सेक्स पता करने लगे, जेंडर पता करने लगे, है ना। और लड़के भाई फिर कितना सब भ्रूण हत्या वगैरह हो रहे, तो कितने ज्यादा क्या तुम लोगों ने बताया, स्कीम, यस स्कीम चलाए गए। लिखो इम्यूनोसिंथेसिस में कुछ चीजें नहीं, आज रहने दो इसको, आज रहने दो। अब मेरा होमवर्क सुनो तुम लोग इस चैप्टर का। सबसे पहली बात, प्रीवियस ईयर सॉल्व करके आओगे, ठीक है। इसके पहले रिप्रोडक्शन, ध्यान सुनो होमवर्क क्या है नेक्स्ट क्लास के लिए, क्योंकि टाइम है, मेरा क्लास तो है नहीं अब, इसीलिए प्रीवियस ईयर सॉल्व करके आओगे। और ये जो चैप्टर पढ़ा रहे ना, इसका कंट्रासेप्टिव मेथड तक एक बार एनसीईआरटी रीड करके आओगे, ठीक है। ये 2 होमवर्क है, बुक में मेंशन कर लेना, भूलना नहीं कि मैम ने कहा है कंट्रासेप्टिव मेथड तक पढ़ करके आना है एक बार। और नेक्स्ट क्लास में यही होगा बच्चा, ठीक है। सबसे पहले जब भी नेक्स्ट क्लास लगेगी प्रीवियस ईयर ही सॉल्व करेंगे, और तुम लोग करके आओगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सिर्फ वही क्वेश्चन भी सॉल्व करने पड़ेंगे या डिटेल में बताना पड़ेगा जो क्वेश्चन फंसे रहेंगे तुम लोग के, ठीक है। और बेटा मुझे वो क्वेश्चन बता देना बच्चा, और जहां से भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिले तुम लोग सब देखा करो, सब जरूरी है। जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना मजा आएगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ पढ़ करके ही नहीं सीखते, हम लोग क्वेश्चन, अब बताओ ये नहीं है एनसीईआरटी में भी नहीं है, और आई थिंक जितना बुकलेट में भी नहीं होगा, बुकलेट में भी नहीं है ना, यही ये बुकलेट में है, नहीं है ना। ग्रे क्रिस्टियन बेटा बता, और जिससे मार्क लगे हो और भी है क्या बेटा, और भी हैं, ये कैसे है समझना था, ये समझना था कैसे है। अच्छा फंक्शन ऑपरेशन, ओके। ठीक, इसको मंडे को डिस्कस कर लेंगे, 3-4 क्वेश्चन तुम्हारे अलग से। और ये मुझे बताओ
तुम लोग के पास कौन से प्रकार मतलब पब्लिकेशन का है प्रीवियस ईयर मोस्ट ऑफ द गर्ल्स एंड बॉयज? अरिहंत क्या बेटा? और सब लोग क्या बोल रहे हो? अच्छा, जो तुम लोग को सही लगे ले लेना, बस ध्यान रखना कि टॉपिक वाइज चीजें दी रहें और एक्सप्लेनेशन भी दिया हो आंसर में, है ना, वो ज्यादा बेटर होता है। क्योंकि जब भी हम सुनो ध्यान से, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो ठीक है, अगर हम आंसर जान भी रहे हैं तो वो जो चारों पॉइंट्स हैं, जब उनका एक्सप्लेनेशन दिया रहता है तो वो चार हमें एक्स्ट्रा भी जानने को मिलता है। तो इसीलिए जब भी खरीदना ऐसा खरीदना, और खरीद लो भैया, थोड़ा जल्दी कर लो।